गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस तक हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, आप स्टूडेंट्स को याद होगा। इन्फ्लोरेसेंस के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के हवाले से, खासतौर पर एंजियोस्पर्म्स है। और बाय द वे प्लांट का भी जैसे आपको पता है लाइफ साइकिल जब आप पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, उस लोअर क्लासेस के हवाले से प्लांट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल ऑब्जर्व होता है उस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल इन प्लांट्स इज कॉल्ड हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। दो जनरेशंस होती हैं और ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करती रहती है। एक जैसे जनरेशन है उसका नेम होता है स्पोरोफाइट जनरेशन। एक जनरेशन जो स्पोरोफाइट जनरेशन है डिप्लॉयड जनरेशन होती है, और दूसरी जो जनरेशन है उसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमीटोफाइट जनरेशन बज़ाहिर इनके अंदर कोई सिमिलरिटी जैसे नहीं है, एक दूसरे में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक की मीनिंग है शक्ल जिनकी डिफरेंट हो। अगर एंजियोस्पर्म्स में देखा जाए, एंजियोस्पर्म्स में देखा जाए तो जो मेन प्लांट होता है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्पोरोफाइट होता है। इस मेन प्लांट के अंदर जैसे रूट आ जाती है, स्टेम आ जाता है, या जो लीव्स आ जाते हैं, ये सारे जो है लाइक जो स्पोरोफाइट प्लांट है एंजियोस्पर्म के अंदर। हम बात कर रहे हैं ये एंजियोस्पर्म्स के हवाले से। एंजियोस्पर्म के अंदर जो रूट, स्टेम या लीव्स जो आपको जो बज़ाहिर नजर आ रही है वो सब जो है स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। गैमीटोफाइट जनरेशन आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्म के अंदर, जैसे एक एम्ब्रियो सैक होती है फीमेल गैमीटोफाइट, पोलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट। तो बहुत ही वेरी मच रिड्यूस्ड जनरेशन होती है गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो होती है प्रोमिनेंट, क्लियर, वाज़ह, नुमाया, बज़ाहिर, जो आपको नजर आ रहे हैं लाइफ प्लांट जो है वो रूट, स्टेम या लीफ, वो सब स्पोरोफाइट जनरेशन है। गैमीटोफाइट जनरेशन है वो फ्यू सेल्स पे मुश्तमिल होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। जैसे एम्ब्रियो सेक 7 सेल एट 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, और पोलन ग्रेन मैच्योर पोलन ग्रेन है तो बहुत ही कम सेल्स हैं, तो वो जस्ट फ्यू सेल की स्टेज है। तो ओवरऑल जो लाइफ साइकिल होता है किसी भी प्लांट का, आपने जैसे मेरी स्पोरोफाइट जनरेशन है वो गैमीटोफाइट बनाएगी, और गैमीटोफाइट जनरेशन होगी वो स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करती रहेगी। दोनों की शक्लें स्पोरोफाइट की और गैमीटोफाइट की एक दूसरे से टोटली कंप्लीटली डिफरेंट होगी, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड द हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमारी बुक के अंदर एक छोटी सी तस्वीर भी है जो एंजियोस्पर्म के हवाले से कि एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, और उसकी खास बात क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं तो उनके अंदर फ्लावर होता है, तो फ्लावर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी डायग्राम मौजूद है, उनका जिक्र मौजूद है, वो गैमीटोफाइट जनरेशन में आ जाते हैं। बिकॉज जैसे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसे हमें कार्पेलर पिस्टल कहते हैं, उसके अंदर जैसे फीमेल पार्ट के अंदर जैसे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, दैट इज द फीमेल गैमीटोफाइट, और मैच्योर पोलन ग्रेन होता है जिसे हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं। तो इस तरह से जो है प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टाइप का लाइफ साइकिल ऑब्जर्व होता है। एसटीबी बुक पे आएंगे हम, एसटीबी बुक में तो लाइफ साइकिल अब एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यू नो वेरी वेल, बुक में भी है कि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 9, फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 मींस जो हमारा एसटीबी बुक है चैप्टर 9 में, उसके अंदर किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी के अंदर कई सारे प्लांट्स हैं जिनका हम लाइफ साइकिल जो पढ़ते हैं, और लाइफ साइकिल कंप्लीट लाइफ साइकिल जैसे जिसमें ब्रायोफाइट का भी लाइफ साइकिल है, फर्न्स का भी है, एंजियोस्पर्म के भी जिस तरह से इलस्ट्रेशंस मौजूद हैं।
तो इन लाइफ साइकिल के अंदर एंजियोस्पर्म या दूसरे जितने भी प्लांट हो, या एंजियोस्पर्म हो या कोई दूसरे प्लांट हो, कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कौन सी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? उनके अंदर एक हैप्लॉइड जनरेशन होती है और दूसरी होती है डिप्लॉइड जनरेशन। डिप्लॉइड जनरेशन का नेम क्या है? स्पोरोफाइट है। हैप्लॉइड जनरेशन का नेम है गेमिटोफाइट। एक दूसरे को अल्टरनेट करती रहती है। स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करेगी और गेमिटोफाइट देन अगेन स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह की जो डायग्राम हमारे बुक के अंदर जो शामिल है, आप देखेंगे कि ये जो मेन प्लांट होता है जिसके अंदर जैसे आपको रूट है या स्टेम है या लीव्स जो नजर आ रहे हैं, ये सब जो है स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। ये मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है जिसके साथ जो फ्लावर भी मौजूद है। तो इस जनरेशन का नेम होता है स्पोरोफाइट जनरेशन। हमारे बुक के अंदर भी ऐसी सेम डायग्राम मौजूद है जिससे आप देखेंगे कि ये मैच्योर स्पोरोफाइट जनरेशन है जिसके अंदर जो है फ्लावर भी मौजूद है। फ्लावर के हवाले से हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, बाकी दो पार्ट है वो नॉन रिप्रोडक्टिव है। तो हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो यकीनन उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिक्र करेंगे। मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन बनेगा और फीमेल गेमिटोफाइट यू नो वेरी वेल एम्ब्रियो सेक होता है, उसके अंदर एक सेल मौजूद होता है। एंड देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के रिजल्ट में क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के रिजल्ट में यकीनन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा और ये एक सीड स्टेज आता है। यू नो वेरी वेल ये सब फ्रूट और सीड उसके अंदर मौजूद होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर सीड होता है और सीड की देन जो जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन होगी तो एक लाइक यंग प्लांट बनेगा, सीडलिंग बनेगा, फिर इसकी जब ग्रोथ होगी तो ये मेच्योर और एडल्ट होगा। इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और वो भी जनरेशन हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। बिकॉज जैसे आप देखेंगे स्पोरोफाइट की शक्ल और गेमिटोफाइट की शक्ल। अब गेमिटोफाइट जैसे आप देखें एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, जैसे एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड फीमेल गेमिटोफाइट। पोलन ग्रेन्स होंगे देन जर्मिनेट होंगे, पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गेमिटोफाइट। तो मेल या फीमेल गेमिटोफाइट की स्पोरोफाइट से शक्ल से बिल्कुल टोटली डिफरेंट। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बाकी एज सच टेक्स्ट के अंदर ऐसा कोई खास ऐसे काम नहीं है, क्योंकि बिकॉज हम काफी सारी पॉइंट्स को पहले वन बाय वन डिस्कस भी कर चुके हैं। किस तरह से एक सेल स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, देन इनकी यूनियन होती है, जाइगोट बनता है, सीड बनता है, सीड के बाद देन जर्मिनेशन और यंग वन प्रोड्यूस होगा। आई थिंक ये सारी पॉइंट्स हमारे बुक के अंदर जैसे मौजूद हैं, और आपने जैसे बुक के अंदर है कि लाइक फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 के अंदर इनकी सबकी डिटेल मौजूद है, जिसके अंदर डिप्लॉइड प्लांट होता है जिसका नेम है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। कौन सी प्रोसेस के जरिए? लियोसिस के जरिए। स्पोर्स आगे किसमें जर्मिनेट होंगे? दे विल जर्मिनेट इनटू गेमिटोफाइट, मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट में, और मेल और फीमेल गेमिटोफाइट यू नो वेरी वेल हैप्लॉइड होते हैं। और आगे माइटोसिस प्रोसेस के जरिए ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। गैमीट्स कौन से? एग और स्पर्म। देन गैमीट्स की यूनियन को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट प्रोड्यूस होगा। जाइगोट में आगे जब माइटोसिस होगी एम्ब्रियो, और देन एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा। अगर सीड जैसे जो स्पर्म है, सीड होगी और स्पोरोफाइट जनरेशन आ जाती है। तो इसी तरह से एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट जनरेशन। डोमिनेंट जनरेशन क्यों कहते हैं? व्हाई? बिकॉज उसके अंदर रूट है, स्टेम है, लीव्स है, सॉइल के साथ रूट अटैच होती है। गेमिटोफाइट तो जस्ट फ्यू सेल का स्टेज होता है। जैसे एम्ब्रियो सेल के अंदर फ्यू सेल है, और लाइक जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर भी फ्यू सेल्स है। तो कॉन्स्पिकुअस प्लांट जो होता है वो होता है लाइक स्पोरोफाइट होता है, बस जाहिर जो नजर में आने वाला है क्लियर पार्ट होता है वो होता है स्पोरोफाइट होता है। गेमिटोफाइट तो बहुत ही रिड्यूस्ड है, डिपेंडेंट अपॉन। तो इस तरह की है। नेक्स्ट हेडिंग में हम आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज द सीड डॉर्मेंसी। जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि जमीन के अंदर काफी सारे सीड पड़े होते हैं, डॉर्मेंट पड़े होते हैं, और जब एक उनके लिए फेवरेबल सीजन आती है तो इसी सीड में से एक न्यू प्लांट बनता है, और न्यू प्लांट बनेगा उसका नेम होगा सीडलिंग। न्यू प्लांट बनेगा उसका नेम होगा सीड। सीड जो है सॉइल के अंदर या जमीन के अंदर यहीं पे लाइक मौजूद होता है,
और प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे जर्मिनेशन कहेंगे। जर्मिनेशन जैसे आप कहें कि जस्ट अपोजिट है सीड डॉर्मेंसी का। डॉर्मेंट की मीनिंग होती है रेस्ट, एक इनएक्टिव फेज होता है, नॉट ग्रोइंग नॉट डेवलपिंग, ना उसमें ग्रोथ हो रही है ना डेवलपमेंट हो रही है। तो इसी तरह से जैसे हम कई बार जैसे एग्जांपल भी लेते हैं, थर्ड डेजर्ट का जो सॉइल है उसके अंदर मिलियंस की तादाद में सीड डॉर्मेंट पड़ेंगे। जैसे थर्ड डेजर्ट के अंदर जब बारिशें होंगी तो ये जर्मिनेशन इतना, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज सीड जमीन के अंदर पड़ा होता है डॉर्मेंट स्टेज में, तो इस अमल को कहेंगे सीड डॉर्मेंसी कहेंगे। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो इसी सीड में न्यू प्लांट प्रोसेस को कहेंगे जर्मिनेशन। जब तक नहीं होती है सीड जमीन के अंदर पड़ा होता है। आज का जो ये अभी टॉपिक है इसका मतलब भी यही होता है कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए कौन सी कंडीशंस की जरूरत होती है। अगर ये कंडीशंस मिलेंगी तो जर्मिनेशन होगी, वरना जर्मिनेशन नहीं होगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर होता है। जैसे सॉइल के अंदर जब तक, जैसे थर्ड डेजर्ट का हमने एग्जांपल लिया, थर्ड डेजर्ट के अंदर बारिशें होंगी, पानी होगा सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर, इस सीड को मिलेगा तो जर्मिनेशन होगी, वरना नहीं होगी। फायर्स, जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे नेचुरल फायर्स वगैरह लगती रहती हैं, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा उन सीड को हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया की फॉरेस्ट वगैरह, वहां पे आपको पता है फायर्स, नेचुरल फायर लगती रहती हैं। फायर लगने के बाद जो है चंद एक महीनों के बाद दोबारा से वहीं पे न्यू प्लांट जैसे आ जाते हैं, पैदा होते हैं, जर्मिनेशन होती है। तो बिकॉज सॉइल के अंदर वो सीड पड़े थे, उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ी थी, तो जर्मिनेशन हुई। कोल्ड इज आल्सो नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। कैसे, जिस तरह से अगर आप एग्जाम्पल लें, पाइन ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर आप देखें ठंडे इलाकों के अंदर, इस्लामाबाद से आगे, जो हमेशा मैं आपको क्लास में बताता हूँ, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में वहां पे बहुत ज्यादा जो है कोल्ड का एक्सपोजर सॉइल के अंदर चाहिए। कोल्ड मिलेगी, विंटर की कोल्ड उनको मिलेगी तो नेक्स्ट सीजन में जो उनकी जर्मिनेशन होगी, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं होगी। अगर उसी सीड को आप गर्मियों की मौसम के अंदर आप पानी भी दे, सब कुछ दे, पर जर्मिनेशन नहीं होगी। लाइट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। बिकॉज आपने देखा होगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर भी, या बाय द वे कॉमनली अगर आप खुद एग्जाम्पल ले, अगर जमीन को जो बहुत ही डीप, अगर अंदर 3-4 फीट की डेप्थ पे आप सीड को अंदर दबा दे, फिर जर्मिनेशन नहीं होगी। इतना लाइक सीड हो कि उसको सनलाइट जो है मिलती रहे, तो जो है जर्मिनेशन होगी, वरना नहीं होगी। केमिकल अटैक, काफी सारे ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स, मैमल्स जो होते हैं, जो अपनी डाइट में जो है प्लांट का फ्रूट और सीड मटेरियल को यूज करते हैं, तो वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो सीड कोट जो होता है उस पे केमिकल अटैक होता है, एंजाइम्स का एक्शन होता है, फिर जो है आगे जर्मिनेशन ऑफ सीड होगी, वरना जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं होगी। तो इन 5 तरह के लाइक कैसे असरअंदाज होते हैं प्रोसेस, फैक्टर्स का क्या रोल है, 5 फैक्टर्स का इनका क्या रोल है। तो बाय हेडिंग देखेंगे, डॉर्मेंट मींस स्लीपिंग और रेस्टिंग, यानी biologists use the term for a life cycle stage such as a dormancy that very low metabolic rate। जैसे आपने पढ़ा है किसी भी टिपिकल सीड के अंदर, यू नो वेरी वेल कि एम्ब्रियो भी होता है, और एम्ब्रियो वायबल होता है, एम्ब्रियो वायबल है, जिंदा है, और बट ये इसमें ये होता है कि लाइक नॉट वेरी लो मेटाबॉलिक रेट, नॉट ग्रोइंग एंड नॉट डेवलपिंग। ये एम्ब्रियो तो ना ग्रो हो रहा है ना डेवलप हो रहा है, और लो मेटाबॉलिक रेट होता है। जैसे थर्ड डेजर्ट का हमने एग्जाम्पल लिया, कभी कभार अनलकीली ऐसे होता है कि कई सालों तक बारिश नहीं होती है। अगर इस तरह नहीं है, पर सीड के अंदर जो ये एम्ब्रियो पार्ट होता है, एम्ब्रियो होता है, वो जिंदा होता है। जब भी दोबारा से जब बारिशें आती हैं तो जर्मिनेशन होती है और प्लांट बन जाता है। तो यानी इंसेक्शन होता है, ये वायबल होता है। होता क्या है कि इसके अंदर लो मेटाबॉलिक रेट होता है, और नॉट ग्रोइंग नॉट डेवलपिंग, ना ही इसमें जो ग्रोथ हो रही है ना डेवलप हो रहा है, रेस्ट स्टेज में होता है, जिसे हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी इंक्रीजेस द चांसेस that germination will occur at a favorable time and place
ताकि वो ऐसी सीजन के अंदर उसकी जर्मिनेशन हो कि आगे, जैसे आपको पता है कि इसमें तो पेरेंटल केयर है नहीं, कि जैसे अगर कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल है कि सीड की जर्मिनेशन उस सीजन में हो जिसमें ये सीडलिंग को जो है एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले। ऐसे ना हो कि इसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर हो कि ये मर जाए, ऐसे ना हो कि इसको जो वाटर ना मिले सीडलिंग को, ये मर जाए। तो इस तरह से यानी ऐसी वेदर, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में जर्मिनेशन होनी चाहिए ताकि जो एम्ब्रियो जो है उसका जो देन वेकअप हो, जर्मिनेशन हो, न्यू प्लांट बने, तो वो फेवरेबल सीजन हो। आपको याद होगा हमने ईस्टर साइकिल के अंदर पढ़ा था एनिमल्स के अंदर, ईस्टर साइकिल वो उन्हीं सीजन में उसी मौसम में होता है, एग प्रोड्यूस होता है, देन जो है लाइक उनकी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद उनका बर्थ होता है। तो ऐसी सीजन में उन बच्चों का जन्म होता है जो वो सीजन इतना ना हार्श टेम्परेचर हो, ना एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन हो, तभी जाके उनकी जो है बर्थ होती है। तो सिमिलरली इसी तरह से सीड की जर्मिनेशन तब होगी सीडलिंग को, तब जाके कोई फेवरेबल एक एनवायरमेंट मिलेगा। तो ही नेचर ने इनका एक ऐसा सेटअप रखा है जो उसी मौसम के अंदर जर्मिनेशन होगी जो आगे उन यंग वन के लिए जो है फेवरेबल हो। बिकॉज प्लांट के अंदर वो पेरेंटल केयर है नहीं, ह्यूमन के अंदर जो हाईली डेवलप्ड पेरेंटल केयर है, तो इनकी जो केयर कौन करेगा? नेचुरल जो एक एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा फेवरेबल हो जिसमें ये जिंदा रह सके। तो बहरहाल टू ब्रेक द डॉर्मेंसी, टू ब्रेक द डॉर्मेंसी का मतलब ये होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, इसका मतलब ये होता है जर्मिनेशन। टू ब्रेक द डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना मींस जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करना। उसके लिए कौन से फैक्टर जरूरी है? उनके लिए ये फैक्टर जरूरी है, वाटर जरूरी है, फायर जरूरी है, कोल्ड जरूरी है, लाइट जरूरी है और केमिकल अटैक जरूरी है। वन बाय वन हम नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले जैसे वाटर की इंपॉर्टेंस यू नो वेल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे हमने थर्ड डेजर्ट का एग्जांपल लिया था, हल्की बारिश होती है थर्ड डेजर्ट के अंदर, आपको पता है कि जैसे टॉप सॉइल जब उसको जब जस्ट रेन वाटर मिलता है जर्मिनेशन नहीं होती है। जब एक सफिशिएंट रेनफॉल होती है, सफिशिएंट रेनफॉल होती है, जब वाटर काफी सारा जो है सॉइल के अंदर बड़े एक एरिया के अंदर, वो भी एक छोटे से एरिया नहीं, बड़े एक एरिया के अंदर जब इतना सफिशिएंट रेनफॉल होगी तो ही देन जर्मिनेशन होगी, वरना ड्रिजल्स के अंदर, लाइट रेन के अंदर जो है जर्मिनेशन नहीं होगी। सीड्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स फॉर इंस्टेंस जर्मिनेट ओनली आफ्टर द सब्सटेंशियल रेनफॉल। काफी सारी सफिशिएंट रेनफॉल होगी तो जर्मिनेशन की, वरना जर्मिनेशन ऑफ रेनफॉल सफिशिएंट होगी। आफ्टर द मोडेस्ट ड्रिजल, फॉर एग्जांपल अगर हल्की बारिश है और जर्मिनेशन हो है तो थोड़ी देर के सीडलिंग को तो ये होता है कि हल्की बारिशों के अंदर इनकी जर्मिनेशन होती है। सो माइट सून बी ट्राई टू सपोर्ट द सीडलिंग। अगर हल्की बारिश के अंदर अगर ऐसी जर्मिनेशन हो तो देन रिजल्ट ये होनी है कि आगे ये मर जाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसकी ग्रोथ होना जरूरी है, ग्रोथ के एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन का होना भी जरूरी होता है। नेचुरल फायर, फायर्स आपको पता है जो फॉरेस्ट के अंदर इस तरह से फायर्स लगती रहती हैं, पर इसी सॉइल के अंदर, इसी सॉइल के अंदर मिलियंस की तादाद में इन्हीं ट्रीज के जो सीड पड़े होते हैं। जब तक इनको इतना टेम्परेचर नहीं मिलता है, टेम्परेचर मिलेगा तो ही जो है नेक्स्ट उनकी जर्मिनेशन होगी, वरना जर्मिनेशन नहीं होगी। जैसे हम देखते रहते हैं या सुनते रहते हैं सोशल मीडिया, टीवी वगैरह, अखबार में कि कभी कभार ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर फायर लगती है। तो हमारे जहन में ये होगा कि अब जो है हर चीज खत्म हो गई, फॉरेस्ट को फायर लगी है, ऐश बन गई। पर चंद एक महीनों के बाद दोबारा देखते हैं कि उनमें से दोबारा से लाइक जर्मिनेशन होती है। तो ये कहाँ से जर्मिनेशन है? जर्मिनेशन तब होती है जब सीड को इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर जब मिलेगा, वो रिक्वायर्ड था, मिला फायर की सूरत में, तो देन जर्मिनेशन हो गई। तो फायर में नेचुरल फायर्स आर कॉमन एंड मेनी सीड्स रिक्वायर इंटेंस हीट। उन सीड के लिए क्या चाहिए? एक बहुत ज्यादा हीट चाहिए टू ब्रेक द डॉर्मेंसी। और सीडलिंग उसके बाद निकल के आएंगे, सीडलिंग निकल के आएंगे, यानी आपने यही सोचा होगा या हर कोई सोचता है कि फायर लगने के बाद अब कुछ नहीं होगा, पर सीडलिंग आ जाते हैं। देयरफॉर मोस्ट एविडेंट आफ्टर फायर हैज क्लियर्ड वे कॉम्पिटिटिंग। इसी तरह से जब भी लाइक जिस तरह से
और कोई नहीं होता है, सब जिस तरह से प्लांट सब मर गए थे, ट्री मर गए थे, उनका कॉम्पिटिटर भी नहीं होता है। जस्ट सॉइल के अंदर जैसे सीड पड़े थे और इनको इंटेंस सीड मिली और जर्मिनेशन हो गई, जर्मिनेशन हो गई तो नए प्लांट बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फायर इज आल्सो नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। फायर के बाद नेक्स्ट जो कोल्ड है, कोल्ड का एक्सपोजर भी बहुत जरूरी होता है। जो नॉर्दर्न एरिया विंटर जो है कि इनका विंटर का ड्यूरेशन भी ज्यादा, विंटर में 0 डिग्री माइनस में भी टेम्परेचर होता है। वो माइनस में टेम्परेचर होता है तो सॉइल जो वो उसके अंदर कई अनजर्मिनेटेड सीड पड़े हैं, अनजर्मिनेटेड सीड पड़े हैं, जर्मिनेटेड सीड्स पड़े, इनको जो है सॉइल के अंदर जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर भी कोल्ड है तो कोल्ड का जब एक्सपोजर मिलेगा तो ही जर्मिनेशन होगी, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं होगी। So seeds may exposure to cold during the summer or fall do not germinate. For example, हम एक एग्जाम्पल पाइन ट्री का लेते हैं। पाइन ट्री को अगर हम समर में जैसे पानी भी दें, सब कुछ दें, बट जर्मिनेशन नहीं होगी। फॉल या ऑटम के अंदर जो है इसको अगर हम ग्रो करें, ऑटम के अंदर जिस तरह सीड को लगाएं जमीन के अंदर, पर भी जर्मिनेशन नहीं होगी। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये चाहिए कि सॉइल के अंदर ऐसा सॉइल जिसके अंदर ये सीड पड़े हैं तो उनको कोल्ड का एक्सपोजर होगा तो जर्मिनेशन होगी। अगर सेम उसी सीड को अगर हम समर में लगाएं जर्मिनेशन नहीं होगी, सेम सीड को अगर हम फॉल में या ऑटम में लगाएं जर्मिनेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीड को जर्मिनेट होने के लिए किसकी जरूरत थी? इसको सीड को जर्मिनेट होने के लिए कोल्ड के एक्सपोजर की जरूरत थी। तो दिस अश्योर्स अ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन बिफोर द नेक्स्ट विंटर। फिर जो है लाइक उसकी ग्रोथ सीजन होती है, जाहिर है ग्रो करेगा और देन अगेन विंटर आएगा। विंटर के अंदर जैसे उनके सीड वगैरह लगेंगे, बनेंगे, विंटर का कोल्ड का एक्सपोजर, देन अगेन सीड लेंगे। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द लाइट। लाइट के हवाले से जैसे आपने गांव देहातों के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं तो आपने देखा है जमीन को हल दिया जाता है, जमीन को हल दिया जाता है, देन उसके अंदर जो सीड लगाए जाते हैं। अगर सुपरफिशियली जो सीड पड़ा है तो उसके अंदर जर्मिनेशन हो जाएगी। अगर इसी सीड को जो वेरी डीप अगर लगाया जाए जहां सनलाइट पेनिट्रेट ना करे तो इस सीड की जर्मिनेशन नहीं। सुपरफिशियली सॉइल के अंदर सीड पड़ा था और वहां पे जैसे लाइट भी लगती रही तो लेटिस प्लांट such as those are the latest varieties require light for germination and will break dormancy. Will break dormancy का मतलब क्या हुआ? जर्मिनेट होंगे only if they are buried shallow. इनको shallow रखेंगे तो ये एक न्यू प्लांट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। Enough for the seeds to poke the soil. फिर या मिट्टी से या जमीन से एक नया प्लांट इमर्ज होके बाहर आता है। अगर इसको जो है लाइट का एक्सपोजर मिलेगा तो वेरी डीप होगा तो देन जो है जर्मिनेशन नहीं होगी, जैसे वेरी डीप होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी। इस तरह से ये सनलाइट हमने एग्जाम्पल लिया, सनलाइट इनको लगेगी तो अल्टीमेटली जर्मिनेशन होती है, वरना जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर सीड को वेरी डीप लगाएंगे जहां पे लाइट पेनिट्रेट ना करे तो देन जर्मिनेशन इसकी नहीं होगी। जिस तरह से जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है केमिकल अटैक। यू नो वेरी वेल, काफी सारे बर्ड्स होते हैं या लाइक जो गोबर होते हैं, प्लांट मटेरियल को अपने फूड के तौर पे यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक लोकल ट्री है नीम ट्री, आपने अगर देखा हो नीम ट्री के अंदर जो इसका जो फ्रूट होता है जिससे हम जनरली निमोरिया कहते हैं, इनको जो क्रोस खाते हैं, क्रोस खाते हैं, निमोरियों को खाते हैं अपने लाइक के हवाले से। तो आपने देखा होगा कि जो फ्रूट पार्ट वो डाइजेस्ट हो जाता है, सीड पार्ट जो के जरिए बाहर आ जाता है, फीसेस के जरिए सीड पार्ट जो बाहर आता है। अब सीड ये कहाँ से गुजरा है? सीड जीआईटी से, ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड से गुजरा है। तो उसमें कई सारी जो है एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका अटैक होता है इन सीड पे। तो आपने देखा होगा उसी ट्री के नीचे या जो ऐसे लाइक सीड जो इस बर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो गया है उनकी जर्मिनेशन होगी, सबकी नहीं होगी, क्योंकि ये जरूरी था उस सीड को केमिकल अटैक, ये जरूरी था सीड को जरा सॉफ्ट होगा तो ही जर्मिनेशन होगी, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से एक और भी एग्जाम्पल है, गांव देहातों के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पे जैसे गोड्स वगैरह जगह में रखी जाती है तो उस पॉइंट पे या उस जगह पे कई जो है
हजारों की तादाद, मिलियंस की तादाद में, जैसे आप कहें कि उनकी फीसेस मौजूद होती हैं। अगर जिस तरह से ये जो फीसेस, लाइक उनके अंदर सीड भी पड़े होते हैं फीसेस के अंदर, जैसे आपने देखा होगा बबूल, जैसे बबर, उसके जो है वो सीड और फ्रूट खाते हैं, या देवी प्लांट है तो उसके भी सीड जो खाते हैं। आपने देखा होगा रेनी सीजन या बारिशों के बाद आपने ये देखा होगा कि इनके अंदर जो सीड पड़े होते हैं ना, इसी में से जो हंड्रेड्स की तादाद में सब जर्मिनेट हो रहे हैं, उसी फीसद में से एक नया, एक यंग न्यू प्लांट बन रहा है। वाई, ऐसा क्या खास बात है? बिकॉज वो सीड उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होके आया था। जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होके आता है तो यकीनन उनका जो उनके ऊपर जो केमिकल अटैक होता है सीड पे, वही जर्मिनेशन की, अदरवाइज वो जर्मिनेशन ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि इस जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए केमिकल अटैक का होना जरूरी है। सम सीड्स हैव कोर्स दैट मस्ट बी वीकेंड। कैसे वीक होंगे? वीक किस तरह से होंगे? केमिकल अटैक से, बाय केमिकल अटैक, वीकेंड बाय केमिकल अटैक। इनके ऊपर जब केमिकल अटैक होगा सीड कोड पे तो ये वीक होंगे। एज दे पास थ्रू द एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जीआईटी में पास होंगे तो ये इनका जो सीड कोड जो है जरा सॉफ्ट, दस लाइक कैरेड सम डिस्टेंस बिफोर जर्मिनेट। तो आपने देखा होगा जैसे क्रो ने एक नीम ट्री से जो फ्रूट खाया था, उड़ के कहीं दूर चला गया, फिर से जाके दूर गिरे। जो देवी प्लांट होता है वो फॉरेस्ट जंगल के अंदर है, और वहां से जैसे गोट वगैरह उनकी जो खाने के बाद वो घर के करीब उनका जो सो कॉल्ड जो एक प्लेस होती है जहाँ पे वो बैठी होती है रात के वक्त, तो वहां पे उनकी फीसिस होती है। तो यानी जो जहाँ पे एनिमल जो चर के आता है और दूसरी जगह पे उनके सीड चले जाते हैं, वहां पे आके जर्मिनेशन हो जाता है। सिंपल है जो आप कॉमनली आपको रहते हैं। ये काफी सारे ऐसे बर्ड्स के एग्जाम्पल है जो सीड वगैरह खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब पास होंगे तो ही जर्मिनेशन होगी, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं होगी। इसी तरह से जर्मिनेशन की एक ड्यूरेशन भी है, कितनी ड्यूरेशन के बाद जर्मिनेशन होती है। तो सॉइल इज फुल ऑफ अनजर्मिनेटेड सीड, मिलियंस की तादाद में वहां पे पड़े होते हैं। तो इन्हें को जर्मिनेट होने में फ्यू डेज भी लग सकते हैं, डेकेड्स भी लग सकते हैं, और इवन लॉन्गर। जर्मिनेशन होने में फ्यू डेज भी लग सकते हैं, 10 ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, इवन लॉन्गर, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर कंडीशन है तो जर्मिनेशन जल्दी होती रहती है। जैसे थर्ड वाली अगर बारिशें हो, ईयर बाय ईयर बारिशें हो, तो ईयर बाय ईयर जर्मिनेशन होती रहती है। अगर अनलकीली 3, 4, 5 या सालों तक बारिशें नहीं होती हैं, जर्मिनेशन नहीं होती है, तो 10 साल लग जाते हैं। So most seeds are durable enough to last a year or two until condition are favorable for germinating. Soil has a pool of ungerminated seeds. Soil या जमीन जो है उसके अंदर मिलियंस की तादाद में अनजर्मिनेटेड सीड्स पड़े हैं। तो सॉइल या जमीन जो होती है पूल ऑफ अनजर्मिनेटेड सीड्स है दैट मस्ट हैव एक्यूमुलेटेड फॉर सेवरल ईयर्स। जाहिर है जमीन के अंदर इतने सीड कब जमे हो, कई साल लगे होंगे। दिस इज वन रीजन वेजिटेशन कैन कम बैक सो रैपिडली आफ्टर द फायर, ड्राउट, फ्लड और सम अदर एनवायरमेंटल डिसरप्शन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि फायर लगने के बाद हमारे जहन में यही है, सोच यही थी कि अब नए प्लांट कहाँ से बनेंगे, तो वो न्यू प्लांट कहाँ से बनेंगे, उनके सीड जमीन में पड़े। तो यही इसका प्रूफ है कि उनके सीड जमीन में पड़े। जैसे कहत अगर इत्तेफाक से थर डेजर्ट के अंदर आता है, कई साल लग जाते हैं, कोई वेजिटेशन नहीं है, अगर तो नए प्लांट इसका मतलब ये है कि जमीन के अंदर पड़े थे। सो सॉइल इज अ पूल ऑफ अनजर्मिनेटेड सीड। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हम पार्थेनोकार्पी पढ़ ले थोड़े। हाँ, पार्थेनोकार्पी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इधर निमोफलों करे आए उन्होंने पार्थेनोकार्पी घूमे फिरे आए, फोटो कटाया है, ठीक है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोस लफ्ज की मीनिंग होती है विर्जिन। हालांकि हमने आगजन जब हम पढ़ रहे थे तो आगजन के अंदर हमने भी डिस्कस किया था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ऐसा फ्रूट जिसके अंदर जो विदाउट द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो और फ्रूट फॉर्मेशन हो जाए, और उसमें जो है यकीनन जो पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन आगे नहीं होगी तो सीड भी नहीं बनेगी, तो सच फ्रूट इज कॉल्ड
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और प्रोसेस्ड कलर पार्थेनोकार्पिक। बायोलॉजिकल साइंसेस में पार्थेनोस लफ्ज की मीनिंग होती है virgin, virgin that is the unmarried women, unmarried girl is called virgin। गर्ल या विमेन का तस्वर क्यों? वाई बिकॉज जो है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पड़े हैं, ओव्यूल के अंदर जो सीड होता है, फीमेल गेमीट होता है, दैट इज नॉट फर्टिलाइज, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट पॉलिनेशन फ्रूट बन जाए तो इस अमल को हम कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोस रेफर्स टू वर्जिन, कार्प पर्टेनिंग टू फ्रूट। ठीक है, तो इस तरह से कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ऐसा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनता है? बनाना है, पाइन एप्पल है, ग्रेप्स है, ऑरेंजेस है, और इसी तरह से वाटरमेलन वगैरह है, और कई प्लांट है जिनके अंदर ऐसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनते रहते हैं। एग्जाम्पल की कैटेगरी जो एज यूजुअल आप याद करते रहते हैं, ठीक है, तो वो याद भी करेंगे। तो वाटरमेलन है, टोमेटोज वगैरह, कई जो ऐसे पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट जो है बन चुके हैं। दो क्वेश्चन याद करना है कि लाइक ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्यों बनते हैं? ट्रीटिंग अनपोलिनेटेड फ्लावर विद IA, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन का टाइप है, यू नो वेरी वेल, ऑक्सिन का एक टाइप इंडोल एसिड IA। फ्लावर लगे और उसके ऊपर जब आप ऑक्सिन IAA का स्प्रे करेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सिन इज इन्वॉल्व इन पार्थेनोकार्पिक, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बन जाएंगे। एक ये क्वेश्चन याद करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नेचुरली अंडर नेचुरल कंडीशन एम्ब्रियो के अंदर जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और उस हार्मोन की वजह से क्या होगा? हार्मोन क्या? जिसकी वजह से ओवरी में डेवलप हो जाएगी फ्रूट के अंदर। तो ये नेचुरल कंडीशन में भी ऐसे पार्थेनोकार्पी होती रहती है, और आर्टिफिशियली अगर अनपोलिनेटेड फ्लावर को IAA की ट्रीटमेंट देंगे तब भी जैसे पार्थेनोकार्पी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट आगे